कोयला घोटाले से जुड़ी अहम फाइलें गायब होने के मसले पर आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की। हंगामे के चलते आज लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बार स्थगित भी करनी पड़ी और फिर 2 बजे सदन की कार्रवाई को 22 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने पूछा कि आखिर कांग्रेस से जुड़े लोगों की फाइलें कैसे गायब हो गयी। पीएम जवाब दें कि फाइलें कैसे गायब हुई और ये फाइलें कब तक मिलेंगी। स्वयं प्रधानमंत्री सदन में आए और ये कोयले की फाइलें कहाँ गायब हुई हैं, कैसे गायब हुई हैं, इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें, सदन को विश्वास में ले और बताएं। 147 फाइलें जिसमें एप्लीकेशन हैं और हर फाइल में कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा आदमी इसमें शामिल है, वो फाइलें गायब हुई हैं। वहीं राज्यसभा में अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि फाइलें गायब नहीं हुई हैं, बल्कि गायब करवाई गई हैं। Files don't disappear, they are made to disappear. राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कोयला मंत्री के जवाब पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं उपनेता रविशंकर प्रसाद और वेंकैया नायडू ने इस पूरे मामले पर सफाई देने के लिए प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग की। कोल घोटाले से जुड़ी फाइलों के गुम होने के मसले पर कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने आज राज्यसभा में बयान दिया। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि फाइलों को ढूंढने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सुबह से ही बीजेपी इस मुद्दे पर पीएम से सफाई देने की मांग पर अड़ी थी, लेकिन 2 बार के स्थगन के बाद आखिरकार कोयला मंत्री ने अपनी सफाई दी। अपने बयान में श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि अगर वो इस मामले में दोषी साबित होते हैं तो सजा के लिए तैयार है। मैंने कहा है मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो कहीं से सिद्ध हुए तो मैं हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हूँ। गौरतलब है कि कोल ब्लॉक के लिए साल 1993 से 2004 के बीच कई कंपनियों ने आवेदन किया था और उनके दस्तावेज गायब हैं। कोयला मंत्रालय ने आज सीबीआई को जानकारी दी है कि कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 2006 से 2009 की फाइलें भी गायब हैं। प्रधानमंत्री के पास 2006 से 2009 के बीच कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। विपक्ष ने फाइलें गायब होने को सरकार की चालाकी बताया है। विपक्ष का कहना है कि फाइलें गायब करके सरकार प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में राजीव गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सोनिया गांधी ने इस योजना की शुरुआत की। राजधानी दिल्ली में आज से खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तालकटोरा स्टेडियम में इस स्कीम को लॉन्च किया। दिल्ली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। योजना के तहत 1 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल दिया जाएगा। देश की लगभग 125 करोड़ आबादी में से दो तिहाई को बेहद कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुताबिक राजधानी के करीब 73.5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर बीजेपी के नेता प्याज की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। तालकटोरा स्टेडियम में पुलिस ने उन्हें रोका। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से भी आज राज्य के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में एक रैली के दौरान की। फूड सिक्योरिटी बिल को सरकार तुरंत का पत्ता मान के चल रही है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव है। इस बिल के जरिए सरकार अपनी सिक्योरिटी भी देख रही है। लोकसभा में हालात उस वक्त अजीब से हो गए जब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुर्सी पर जा बैठी। गृहमंत्री शिंदे का हालचाल पूछने के लिए खाली पड़ी पीएम की कुर्सी पर सुषमा जा बैठी। बीमारी के बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे आज पहली बार लोकसभा में आए थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कई दलों के नेताओं ने उनके पास जाकर हालचाल जाना। इसी दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज भी उनके पास गयी। सदन के नेता और प्रधानमंत्री का स्थान अगल बगल है, लिहाजा शिंदे अपने स्थान पर बैठे थे और सुषमा उनके बगल में प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी पर गयी। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास और सत्ता पक्ष के दूसरे सदस्यों का ध्यान इस ओर गया तो वो मुस्कुराते हुए सुषमा की ओर इशारा करने लगे। पीएम की कुर्सी पर सुषमा स्वराज के बैठने के बाद कुछ नेताओं ने चुप्पी भी ली। चीन की लगातार बढ़ती हिमाकत को करारा जवाब देते हुए भारत ने आज लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में अपना सुपर हरक्यूलिस विमान उतारा।
कुछ दिन पहले चीन ने दौलत बेग ओल्डी इलाके से ही भारत में घुसपैठ की थी। चीन को करारा जवाब देते हुए लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में भारत ने पहली बार C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उतारा। वायुसेना का ये सबसे बड़ा विमान है। घुसपैठ के हाल की घटनाओं को भारत ने गंभीरता से लिया है। घुसपैठ की इन घटनाओं के बाद से भारत ने सीमा पर विशेष सतर्कता बढ़ा दी है। हरक्यूलिस विमान को उतारा जाना सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामरिक नजरिए से C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान काफी महत्व रखता है। इस विमान की खासियत है कि इसे लैंडिंग करने के लिए अधिक रनवे की जरूरत नहीं होती और ये खराब मौसम में भी उड़ान भरने के साथ लैंडिंग कर सकता है। चीन ने हाल में ही देपसांग घाटी में घुसपैठ की थी, जिसके बाद सीमा पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। भारत ने पहली बार चीनी सीमा में अपना हरक्यूलिस विमान उतारकर चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी सरकार और विश्व हिंदू परिषद के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। एक तरफ राज्य सरकार ने यात्रा पर रोक लगा दी है, वहीं साधु संत यात्रा निकालने पर अड़ गए हैं। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा अखिलेश सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। आजम खान की नाराजगी को देखते हुए अखिलेश सरकार ने 6 जिलों के जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यात्रा पर रोक लगा दी है। लेकिन यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के रुख ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुसीबत से कैसे निपटे। अगर वो साधु संतों को नाराज करते हैं तो उन्हें डर है कि बीजेपी इसका फायदा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में उठा सकती है और अगर वो इस यात्रा को इजाजत देती है तो आजम खान की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धोना। अखिलेश सरकार के आज के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार अयोध्या की 84 कोसी यात्रा को इजाजत नहीं देने वाली। ये सांप्रदायिकता को समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई नई परंपरा की कोई इजाजत समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने से पहले ही यूपी में हिंदुत्व के एजेंडे पर माहौल बना रही है। ऐसे में 84 कोसी परिक्रमा का विवाद बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। चुनावी मौसम में यूपी की अखिलेश सरकार ने आज मुसलमानों को दी एक और सौगात। यूपी सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं में सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 20% भागीदारी सुनिश्चित करेगी। यूपी सीएम अखिलेश यादव ने आज ऐलान किया कि यूपी मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक हालात को सुधारने के लिए सरकार प्रदेश में सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशों को लागू करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जल्दी यूपी की सभी लाभकारी योजनाओं में मुसलमानों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार में जितनी भी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, उन लाभकारी योजनाओं में 20% अल्पसंख्यकों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव में एक बड़ी जीत के लिए अखिलेश सरकार ने अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने के लिए अपना दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि विरोधी दल इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हर रिकॉर्ड को तोड़ पाताल में समाता जा रहा रुपया। अब तक की रिकॉर्ड गिरावट के साथ $1 की कीमत आज 64 रुपए को भी पार कर गई। रुपए को थामने के लिए आरबीआई की हर कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। पाताल की गर्त में समाता रुपया अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। नया इतिहास लिखते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 64 के निचले स्तर को भी पार कर गया। अब तक इतिहास में रुपए में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई थी। पिछले 1 महीने में रुपए में गिरावट बदस्तूर जारी है। जहां एक और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, वहीं रुपए में आई इस भारी गिरावट का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ना तय है। डॉलर के मुकाबले लगातार टूटते रुपए की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल महंगा होने से माल ढुलाई बढ़ेगा, जिससे फल सब्जियां और महंगी होंगी। विदेश जाना जेब पर भारी पड़ेगा। विदेशों में पढ़ाई करना भी महंगा होगा। हर दिन टूट रहे रुपए ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अगर रुपए पर जल्द काबू पाया नहीं गया तो पेट्रोल डीजल के महंगा होने के साथ ही महंगाई का 7वें आसमान पर पहुंचना तय है। डॉलर के मुकाबले रुपये में रिकॉर्ड गिरावट ने शेयर मार्केट में कोहराम मचा दिया है। रुपये की हर रोज बिगड़ती हालात का असर शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है, जहां सेंसेक्स आज 61 अंक नीचे लुढ़क गया। भारी गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार ने दिन का कारोबार बंद होने से पहले अपनी हालत सुधारी। बीएसई का सेंसेक्स 61 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं एनएसई के निफ्टी में भी 13 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। रुपए में गिरावट और विदेशी बाजार में मंदी की खबर के बाद आज भी बाजार गिरावट के साथ खुला। इससे पहले कि बाजार की हालत सुधरती, डॉलर के मुकाबले रुपए ने एक बार फिर गोता लगा लिया और बाजार की हालत फिर बिगड़ गई।
हालांकि दिन का कारोबार खत्म होने तक मार्केट ने अपनी स्थिति सुधारी। सेंसेक्स 61 और निफ्टी 13 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपये और शेयर मार्केट में आई सुनामी ने देश की इकोनॉमी का दिवाला निकाल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि देश को ऐसे नाजुक हालात तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाले समाज सेवी नरेंद्र दाभोलकर की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। नरेंद्र दाभोलकर पिछले 40 साल से अंधविश्वास के खिलाफ महाराष्ट्र में अभियान चला रहे थे। ये उनकी मुहिम का ही असर था कि महाराष्ट्र विधानसभा में अंधविश्वास के खिलाफ एक बिल आने वाला था। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि हत्या की साजिश के तार इस बिल से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद राज्य में कई बड़े बाबाओं की दुकानदारी बंद हो सकती है। पुणे पुलिस के मुताबिक नरेंद्र को 4 गोलियां मारी गई, जिनमें से 2 सिर के पिछले हिस्से में लगी। नरेंद्र पर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने हमला तब किया जब वो सुबह की सैर पर निकले थे। दाभोलकर की मौत से उनके समर्थकों में गुस्सा है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। दाभोलकर अंधविश्वास के विरोधी के रूप में जाने जाते थे। अंधविश्वास बिल को विधानसभा में लाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफी संघर्ष किया था। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसके ऊपर 2 लड़कों ने हमला कर दिया। ये दोनों लड़के बताए जा रहे हैं कि खुद को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बता रहे थे और इन्होंने जैसे ही अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट परिसर में लेकर आया गया, इन्होंने अब्दुल करीम टुंडा के ऊपर हमला कर दिया और एक थप्पड़ मारने में इनमें से एक विष्णु गुप्ता नाम का युवक कामयाब भी रहा। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों लड़कों को काबू कर लिया और तिलक मार्ग थाने ले जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए डिले हो गई। हालांकि सब कुछ कोर्ट रूम में नहीं हुआ था, कोर्ट के परिसर में हुआ था, लेकिन इसके बाद कोर्ट में जब टुंडा को पेश किया गया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि उन्होंने अब्दुल करीम टुंडा को 3 राज्यों में लेकर जाना है और वहां पर छापेमारी करनी है और इन जांच पड़ताल करनी है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 4 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले कर दिया गया एक बार फिर से अब्दुल करीम टुंडा को। अभी हम धमाहा स्टेशन पर है, जहां घटना घटी सुबह के 9 बजे होंगे और यह धमाहा स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन इस अप डाउन पे आई हुई थी, जबकि एक पहले से पैसेंजर ट्रेन डाउन लाइन पे खड़ी थी। इस बीच राजरानी एक्सप्रेस आती है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही थी और बीच के ट्रैक पे, क्योंकि कात्यायनी मंदिर इस ट्रैक के दाहिने तरफ है, इसलिए बीच वाले ट्रैक पर ज्यादातर पैसेंजर उतरे थे, क्योंकि रेलवे लाइन क्रॉस करके ही उन्हें कात्यायनी मंदिर को जाना था। अब देख सकते हैं कि इस घटना के बाद राजरानी एक्सप्रेस की बोगियों का क्या हाल हुआ है। पूरी ट्रेन को जला दी गई है और अभी तक आधिकारिक तौर पर 28 लाशों का जहां पोस्टमार्टम हुआ है, वहीं पे 3 लाख की और बात की जा रही है। यहाँ राहत के लिए जो उन लोगों के परिवार को देने थे 1.5 लाख रुपया आपदा कोष से और 50,000 मुख्यमंत्री के सहायता कोष से दिया जाएगा और केंद्रीय सहायता के रूप में 5 लाख रुपया देने की घोषणा हुई है। और फिर हम लोग अंत्येष्टि के लिए जो राशि को स्वरूप देना है वो लोग दे करके उन लोगों को भेज दिया गया है। इस हादसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वालों को मरते देखा है। यहाँ पे देखते हैं 3 जो भी लोग हैं सबका इलाज चल रहा है। करीब 3 लोग हैं जिनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे 3 घायलों का इलाज चल रहा है, बाकी 2 लोगों को पटना पीएमसी से रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। 40 साल बाद बना है रक्षाबंधन का अनोखा संयोग। 20 और 21 अगस्त 2 दिन रक्षाबंधन होने की वजह से लोगों में त्योहार के दिन और मुहूर्त को लेकर भ्रम बना हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन 40 साल बाद इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 20 और 21 अगस्त दोनों दिन पड़ रहा है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से रात 8:40 बजे तक भद्रा नक्षत्र होने की वजह से आज राखी बांधने और बंधवाने का शुभ मुहूर्त 8:45 से शुरू होगा। वहीं 21 अगस्त को उदया तिथि पूर्णिमा होने से पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। हालांकि रक्षाबंधन के बेहद शुभ मुहूर्त की बात करें तो वह 21 अगस्त की सुबह 7:35 तक ही रहेगा। तारीख और मुहूर्त के कंफ्यूजन की वजह से देश के कई हिस्सों में आज ही राखी का त्योहार मनाया गया। स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में आज ही छुट्टी की गई, जबकि कई जगह बुधवार को राखी के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। कल सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग भी है। इससे पहले 13 और 14 अगस्त 1973 को 2 दिन रक्षाबंधन का संयोग बना था। देश के कुछ हिस्सों में आज धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। गांधीनगर में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांधने आज कई मुस्लिम बहनें भी पहुंची। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं।
रक्षाबंधन के मौके पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में मोदी को राखी बांधने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर मोदी को राखी बांधने गुजरात के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से कई महिलाएं आईं। मोदी को राखी बांधने में हर वर्ग की महिलाएं आईं, पर इनमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर माताओं बहनों का बहुत आभारी हूं कि हजारों की तादाद में माताओं बहनों ने आकर के मुझे शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिए। रक्षाबंधन के इस मौके पर मोदी को अपना भाई मानने वाली इन महिलाओं ने मोदी के समर्थन में एक बैनर भी बनाया, जिसमें मोदी से देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की अपील की गई। यूपी के सीतापुर में दिखा भारतीय रेल का खतरनाक और भयानक चेहरा। सीतापुर में हजारों मुसाफिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कर रहे हैं मौत का सफर। बिहार में हुए बड़े ट्रेन हादसे के बाद भी नहीं खुली है रेलवे की नींद। इस ट्रेन को गौर से देखने की जरूरत है। इससे आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें किस जगह पर मुसाफिर नहीं बैठे हैं। छत, फर्श, सीट, बाथरूम, इंजन से लेकर ट्रेन में हर जगह मुसाफिर ठसाठस भरे हैं। पूरी ट्रेन तो छोड़िए, ट्रेन का इंजन तक भी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। ट्रेन में सवार शिव भक्तों की ये भीड़ यूपी के सीतापुर की है। हर साल सावन में शिव के दर्शन के लिए प्रसिद्ध नैमिषारण्य में हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये भक्त दूर दराज से कई किलोमीटर तक सफर तय करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ट्रेनों की कमी की वजह से इन्हें ट्रेन की छत और दरवाजों पर सफर करना पड़ता है। खास बात यह है कि जिले के प्रशासन को इस बात की जानकारी है, लेकिन आज तक न तो ट्रेनों में बढ़ोतरी की गई और न ही इन यात्रियों को कभी खतरनाक सफर के लिए रोका टोका गया। समझ में नहीं आता ट्रेन विभाग लोगों ने क्यों नहीं मतलब एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई या डिब्बे बढ़ाए जाए, इस ट्रेन में डिब्बे बढ़ाए जाएं, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मिल पाई है, खड़े होकर आना पड़ा है। लोग छत पर खड़े होकर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ने ट्रेन भी छोड़ दी है। ट्रेन में इतनी भीड़, बैठने मुश्किल, पैसे फालतू लिए जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कोई भी कह सकता है कि ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सवाल उठता है कि अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कल से बंद हो जाएंगे बाबा बर्फानी के कपाट। शेषनाग से आज पवित्र छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा रवाना हो गई, जहां पूजा के बाद अमरनाथ यात्रा समापन हो जाएगी। कश्मीर घाटी के शेषनाग में साधु संतों की पूजा अर्चना के बाद पवित्र छड़ी मुबारक को कड़ी सुरक्षा के साथ अमरनाथ गुफा के लिए रवाना किया गया, जहां छड़ी मुबारक आज शाम तक बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में पहुंच जाएगी। यहां इसकी पूजा के बाद कल रक्षाबंधन के दिन से दर्शन के लिए बाबा के द्वार 1 साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। घाटी में इस बार अमरनाथ यात्रा पर कई संकट बने रहे और पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी कमी आई। वहीं वक्त से पहले बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने पर वरिष्ठ महंतों ने वक्त से पहले यात्रा शुरू किए जाने को जिम्मेदार बताया। इस वर्ष 55 दिन की यात्रा है और इस बार दर्शन नहीं रहे और शायद ये भी एक कारण, मुख्य कारण रहा, जो कि इस वर्ष जो यात्रियों की संख्या है काफी कम रही। पिछले साल 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। वहीं इस साल वक्त से पहले शिवलिंग के पिघलने के कारण केवल 3.5 लाख लोगों को ही बाबा के दर्शन हुए।